डॉक्टर रामकृष्ण अग्रवाल एक देश प्रेमी, समाज सेवी और सफल उद्योगपति। हाथ पर हाथ धरे रहने से हार होती है, बाजुओं की बल्ली से नाव पार होती है। जब अडिग विश्वास लिए कदम आगे बढ़ते हैं राही के, तो राह देने को क्षितिज में दरार होती है। इतिहास में कुछ शख्सियतें जन्म लेती हैं जो अपना नाम इसमें दर्ज करा देती हैं। हम आज उस मेहनतकश शख्स की कहानी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसके व्यक्तित्व में असंभव कुछ न था, जिसने परिश्रम, कर्मनिष्ठा, त्याग और सेवा के बल पर एक आदर्श और उत्कृष्ट जीवन जीते हुए एक विशिष्ट मुकाम हासिल किया। आज से कई साल यानी आज़ादी के पूर्व, जब देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था, स्वाधीनता की परछाइयों से कोसों दूर भारतीय परिवार एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर रहे थे, तब टीकमगढ़ जिले के खरगापुर से एक परिवार ने छतरपुर जिले के नौगांव को अपनी कर्म भूमि बनाया। तत्कालीन विकट परिस्थितियों के बीच परिवार ने यहाँ डेरा जमाया था। बाद में 2 पीढ़ियों तक संघर्ष करता हुआ ये परिवार यहाँ प्रतिष्ठित हो गया। यूं तो बुंदेलखंड के इस अंचल ने कई समाज सेवियों और उद्योगपतियों को जन्म दिया, लेकिन बुंदेलखंड की बंजर धरती में एक छोटी सी नगर नौगांव में जिस मनोयोगी का जन्म हुआ, उसने समाज सेवा, उद्योग और राष्ट्रवाद की फसल बोकर नगर में हरियाली का सूत्रपात कर दिया। ऐसे दुर्लभ बालक को समय ने रामकृष्ण अग्रवाल के नाम से पहचाना। पिता रामप्रसाद अग्रवाल नौगांव के एक मोहल्ले की लाल बिल्डिंग में निवास करते थे। इसी घर में जन्मे बालक रामकृष्ण बाद में संघ के समर्पित कार्यकर्ता, व्यवसायी और एक प्रतिष्ठित समाज सेवी बने। बालक रामकृष्ण के पिता पोस्ट मास्टर रहे और उन्हीं की प्रेरणा से रामकृष्ण को हर घर से जुड़ने और उनके सुख दुख में सहभागी बनने का संकल्प जागृत हुआ और जीवन पर्यंत आपके जीवन में सेवा भाव दृष्टिगोचर होता रहा। रामकृष्ण जी के पिताजी 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई रानीखेत उत्तराखंड में मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर रहे। आपके पिताजी इनसे छोटे थे। सबसे छोटे भाई नौगांव में शिक्षक थे। आपका विवाह ग्वालियर में विनोद रानी अग्रवाल के साथ हुआ था, जिसने हर कदम पर आपका साथ पूरी तन्मयता और सहजता से दिया। आज़ाद भारत का वो दौर जहां परिश्रम तो इंसान के हाथ में था, लेकिन परिश्रम से कमाई पूंजी पर सपनों की महल खड़े कर पाना उतना ही कठिन। लेकिन परिश्रमी व्यक्तित्व के बलबूते रामकृष्ण ने अपने जीवन में आती कठिनाइयों को बदलावों की ओर मोड़ दिया। रामकृष्ण ने कहीं स्वामी विवेकानंद की बात सुनी थी, जिसमें स्वामी जी ने कहा था कि मुझे अपने धर्म पर गर्व है, जिसने विश्व को उदारता और सबसे गले लगाने का पाठ पढ़ाया है। केवल अपने देश की ही पूजा करो, अपने राष्ट्र को ही अपना देवता मानो। स्वामी जी के इस मंत्र को आत्मसात करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इसी शंखनाथ ने रामकृष्ण की देश प्रेमी विचारधारा को संघ से जुड़ने को प्रोत्साहित किया और हर समर्पित स्वयंसेवक की तरह नौगांव के कर्मठ और लगनशील व्यक्तित्व रामकृष्ण अग्रवाल ने अपने जीवन का ध्येय सेवा और राष्ट्रधर्म को मान लिया। यही उनके जीवन का लक्ष्य बना। इतिहास को सहेजना और उस पर गर्व करना इतना आसान नहीं होता। उस दौर की विषम परिस्थितियों के बावजूद संघ में सक्रिय हो पाना सहज न था, लेकिन आर्थिक हालात अनुकूल न होने के बावजूद रामकृष्ण ने विरोधों को दरकिनार करते हुए अपने हर अभियान को जारी रखा। आज भले ही संघ को पहले से अधिक सम्मान और स्वीकार्यता हासिल हो, लेकिन रामकृष्ण जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं ने ही सुदृढ़ संघ की बुनियाद रखी और आज संगठित और सम्मानजनक हालात पैदा किए। पारिवारिक जिम्मेदारियों ने संघ प्रेरित राजनीति की प्रेरणा से आपको भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण नेता के तौर पर
सक्रिय भले ही ना किया हो, पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपका अप्रत्यक्ष लगाव हमेशा रहा। इस चुनाव ने ही आपको एक बार नौगांव नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर सुशोभित भी किया। इस पद पर रहते हुए आपने प्रशासनिक बारीकियों को समझा और नौगांव नगर को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बार बार करीबियों के प्रोत्साहन के बावजूद आपने व्यापारिक और समाज सेवा में संलिप्तता की वजह से खुद को चुनाव से दूर भले ही रखा हो, लेकिन आप तब भी राजनीतिक स्पर्श से नहीं बच सके। एक दौर में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे निवालकर जी, जो कि आपके परम मित्र थे, जब भी छतरपुर आते नौगांव में आपसे जरूर मिलते थे। इसी तरह भाजपा नेता उमा भारती जी जब भी छतरपुर आती आपसे साक्षात्कार जरूर करती। राजनीतिक कुशलता ही थी। सतना के लंबे समय तक सांसद रहे गणेश सिंह भारतीय जनता पार्टी में आए और सफल राजनेता बने, जिनसे आज भी आपके परिवार का निकटतम संबंध है। राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी रहे विप्लव देव से भी आपके पारिवारिक संबंध है। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के पद चिन्हों पर चलते हुए आपने भी अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद हिंदूवादी राजनीति की पैरवी की और आज़ादी की रक्षा के लिए इसे आवश्यक और महत्वपूर्ण माना। सभी जो है टॉप क्लास के ऑफिसर सब यही थे और करीब करीब सभी मानते थे हमको। और शिशु मंदिर में उन लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहा। भाई समाज में अगर कोई समस्या आ जाती थी उसको ही वो सुलझाते थे और हमारे अग्रवाल समाज के भी काफ़ी सक्रिय रहे। अग्रवाल समाज में भी काफ़ी उन्होंने फिर हमको अध्यक्ष बनाया था। हमने कहा नहीं आप बनिए, बोले नहीं, अब हम थोड़ा बुलट हुए गए थे। उनके सहमित्रों के मुताबिक आप आरएसएस के संगठित, कुशल और अटूट देशभक्ति के साथ हमेशा सक्रिय रहे और आजीवन भारत माता की सेवा करने का व्रत दिया। बात 30 जनवरी 1948 की है, जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ को दोषी ठहरा दिया गया। इस अभूतपूर्व घटना के बाद आप भी प्रताड़ना का शिकार हुए, लेकिन आपने तब भी धैर्य न खोया, तनिक भी विचलित न हुए। संघ पर प्रतिबंध लगने के बाद आपने भी इसके विरुद्ध 70,000 स्वयंसेवकों के साथ अनुशासन पूर्वक देशव्यापी विरोध दर्ज कराया। आखिरकार संघ से 12 जुलाई 1949 की शाम को प्रतिबंध हटा लिया गया और आप भी इस अभूतपूर्व घटना के साक्षी बने। साल 1982, जब इमरजेंसी के दौरान देश विकट हालातों से गुजर रहा था, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को जताना किसी अपराध से कम न था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी आपने संघ के कार्यकर्ता के रूप में अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन किया। संघ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। आपने तब महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उत्तराखंड के रानीखेत को अपनी शरण स्थली बनाया और लगभग 1 साल तक आपने यहाँ गुलाब थिएटर को किराए पर लेकर उसका संचालन किया। हालात जब बेहतर हुए तब एक बार फिर संघ के कर्मयोगी बनकर आप हमेशा सेवा को ही अपना ध्येय मानकर सक्रिय हो गए। हाँ, मुझे आपातकाल की याद है। जब आपातकाल लगा उस समय चाचा जी रानीखेत आए थे, तो हम लोगों ने पूछा कि आप अचानक कैसे आ गए, तो उन्होंने बताया कि भी आपातकाल लगा तो हम लोगों को अरेस्ट करने के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं, तो इसलिए वो रानीखेत पहुँच रहे, हम हमारे पास रहे वहाँ पे, है ना। तो उस समय हमें समझ में आया कि चाचा जी जो है संघ से जुड़े हुए हैं। उससे पहले तो हम लोग को पता नहीं था, ये लगता था कि जो है कि उस समय भारतीय जनसंघ पार्टी थी और उस समय जनसंघ पार्टी के वो सक्रिय सदस्य रहे और नगर पालिका में उपाध्यक्ष के पद भी रहे और पार्षद के उन्हें संघ के कार्यकर्ता हुए पार्षद का भी चुनाव संघ के टिकट पर ही लड़ा था। बात 1992 की। अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया था और मुलायम सिंह यादव सरकार ने हिंदू संगठनों पर ज्यादतियां करना शुरू कर दिया था। तब इसके खिलाफ आप मुखर हुए,
क्योंकि आप संघ प्रेरित देशभक्ति की विरासत संभाल रहे थे। राजनीतिक अस्थिरता के बीच बहुत बड़े दल के साथ पैदल मार्च के साथ अयोध्या की ओर कूच कर ही रहे थे कि आपको चित्रकूट की सीमा में प्रवेश करते ही गिरफ्तार कर लिया गया। रामकृष्ण जी के जीवन का पारिवारिक और सामाजिक पक्ष भी उतना ही शानदार रहा जितना कि पहला। नौगांव जैसी छोटी जगह में व्यापार करना आसान न था, लेकिन न केवल यहाँ बल्कि सतना में व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाना ये आपके कुशल प्रबंधन का ही परिचायक था। बालकों को बेहतर और संस्कारित शिक्षा प्रदान करने के लिए मशहूर सरस्वती शिशु मंदिर जब 1971 में नौगांव में स्थापित हुआ, तब आप नौगांव में इस विद्यालय के अध्यक्ष रहे और अपनी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता और कुशल प्रबंधन से इस संस्था को और बल और स्वीकार्यता प्रदान की और आपने संस्था को नित्य नए आयाम दिए। सन 1971 से यह विद्यालय प्रारंभ हुआ और आज जिस वैभव को प्राप्त किया है विद्यालय में, इसमें श्री रामकृष्ण अग्रवाल जी का सराहनीय प्रयास रहा है। उनके प्रयास से ही आज विद्यालय इस स्थिति में पहुंचा है, जो आज जो है उन्नति की ओर अग्रसर है। इस विद्यालय ने जिस वैभव को प्राप्त किया है, इसमें श्री रामकृष्ण अग्रवाल जी का सराहनीय योगदान रहा है। ऐसे महापुरुष हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। इस संस्था में रहकर शानदार और बेहतर परिणाम देने का ही नतीजा था कि बाद में आपने 4 बार इसके अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। व्यवस्थित रणनीति और उच्च मानकों के आधार पर आपने संस्था को उस स्तर पर सींचा कि आज के सरस्वती शिशु मंदिर का परिष्कृत रूप देखकर सहसा ही आकर्षित हुआ जा सकता है। सचमुच सरस्वती शिशु मंदिर प्रशासन आपका सदैव ऋणी रहेगा। श्री रामकृष्ण अग्रवाल जी सरस्वती शिशु मंदिर के संस्थापक सदस्य रहे। इसके उत्तरोत्तर विकास में इनका बड़ा विशिष्ट योगदान रहा। आज हम जो इस विद्यालय का एक वैभव और स्वरूप देखते हैं, इसमें उनका एक अविस्मरणीय योगदान है। विद्यालय प्रारंभ करते समय अनेक आर्थिक चुनौतियां सामने आईं, जिसको आगे बढ़कर श्री रामकृष्ण अग्रवाल जी ने स्वीकार किया और हमारे आचार्य भैया बहनों एवं कर्मचारियों के हित में अनेक निर्णय लिए। प्रबंध समिति में 1971 से लेकर 1986 के मध्य अनेक व्यवस्थापक और अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। इस दौरान विद्यालय संचालन के लिए आर्थिक अभाव बना रहता था, उसमें भी आपका विशेष योगदान विद्यालय के उत्थान में रहा है। जो तूफानों में पलते हैं वे दुनिया बदलते हैं। कहते हैं कि रोग किसी व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है, लेकिन उनके जीवन का एक ऐसा दौर जब आपको भी इस विकट परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। आपके एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक मित्र ने आपको असहज देखा, तब आपको स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मुंबई जाने की सलाह दी। तब पता चला कि आप गले के कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन अपनी सादगी भरे जीवन और संगठित दिनचर्या से आपने इस घातक रोग को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आपके संयम, ऊर्जा और धैर्य ने आपको कैंसर जैसे घातक रोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसी का नतीजा था कि आपने मेडिकल शिक्षा का जो संकल्प लिया वो पूरा न हो सका और आपको 2 वर्ष तक मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही स्वास्थ्य कारणों से इसे बीच में छोड़ना पड़ा। रोग के प्रति आपकी सतर्कता ने एक ऐसी मिसाल पेश की जिस पर आपको मुंबई के अस्पताल ने बेस्ट केयर अवार्ड से सम्मानित किया। और उनको कैंसर था, गले का कैंसर था, इसका ऑपरेशन हुआ था बॉम्बे में, और वो कंटिन्यू हर 6 मंथ में चेकअप कराने जाते थे टाटा में। उसको उनको बेस्ट केयर अवार्ड मिला हुआ था
और आने जाने का उनको फ्री का पास मिलता था 20% देने पे। और बेस्ट के रिवार्ड वहाँ के टाटा ग्रुप ने उनको दिया था कि आप इतने अच्छे, आपका पंचुअलिटी है कि इतने सालों से आप एवरी 6 मंथ आते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डॉक्टर ऐसे देख के वो आपको छोड़ देता है। ओके, लास्ट टाइम में डॉक्टर ने कहा कि आपको प्रॉब्लम हुआ है, तो हम लोगों ने उनका रेडियोथेरेपी कराया और वो ठीक हो गए, लेकिन उनकी श्वास में नली, खाने की नली में जाना स्लो हो गया। एक कष्टदायी रोग से संघर्ष करते हुए नगर पालिका में वाइस चेयरमैन के पद को सुशोभित करना नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। आपने 10 साल तक इसी अवस्था में नौगांव को अधिक सुव्यवस्थित और विकसित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप लंबे समय तक रामलीला कमेटी के भी सक्रिय सदस्य रहे और संपूर्ण रामलीला के शानदार मंचन के साथ ही भरत मिलाप नाटक के अभूतपूर्व मंचन को आपने इतिहास बना दिया। हार होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आप इस मंत्र के साथ आगे बढ़े। जीवन में हर कोई व्यक्ति कामयाब होना चाहता है। यदि बात बिजनेस की हो तो कौन व्यापारी सफल नहीं होना चाहता। हर एक व्यक्ति अपने व्यवसाय की शुरुआत से ही बस यही लक्ष्य रखता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए उन सभी सीढ़ियों को चढ़ना होता है जिनके सहारे मंजिल तक पहुंचा जाता है। और आपने भी कोई शॉर्टकट न अपनाकर निरंतर संघर्ष और बेहतर रणनीति के बलबूते सफल व्यवसाय की नींव रखी। जब मैंने हॉस्पिटल शुरू किया अपना, तो पिताजी ने एक ही बात बताई। एक तो ये बताया कि ईमानदारी से काम करना और किसी को दुखी मत करना, और दूसरी बात ये बताई कि जो भी काम करो पूरा अकाउंट्स पूरा रखो, क्या आपके पास आया, क्या आपको खर्च हुआ, तभी आपकी बरकत होगी। समाज सेवी और संघ का कार्यकर्ता बनकर भी आप व्यवसाय में अच्छी समझ रखते थे। आप निरंतर कुछ न कुछ नया करते और अपने बेटों को भी प्रेरणा देते। व्यवसाय की अच्छी समझ के साथ आपने सर्वप्रथम सीमेंट व्यवसाय का रुख कर एक विशिष्ट मुकाम हासिल किया। कि 1959 में उन्होंने अग्रवाल ट्रेडर्स के नाम से फर्म रजिस्टर्ड की थी सतना, यहाँ नौगांव में। उसमें ट्रेडिंग का बिजनेस था और ट्रेडिंग में उसमें सीमेंट, कोल, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, जो कि सतना सीमेंट में कुछ सप्लाई होता है, बाकी हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटरशिप था 3 डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके बाद फिर उसी के साथ साथ उसी के पैरेलल जो है ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चालू हुआ। पहले इनिशियली खजुराहो ट्रांसपोर्ट के नाम से सतना में शुरू की और उसके बाद फिर वो हंस फॉरवर्डिंग एजेंसी में चेंज कर दी थी। और उसके साथ फिर एडिशन बिजनेस का होता रहा, उसमें फर्म्स ऐड होती चली गई। उसमें अग्रवाल ट्रेडर्स के बाद फिर अग्रवाल एंटरप्राइजेस सेल्स का पूरा नेटवर्क था, उसमें आ गया। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हंस फॉरवर्डिंग एजेंसी में आ गया। उसके बाद फिर फादर को हमारे बिरला जी के थ्रू बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि उनकी जो वर्क परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने, बिरला जी ने खुद तारीफ की थी उनकी कि जो बिजनेस उनका 15% था वो इन्होंने एनहेंस करके 85% तक लाया। तो उनको जो है पूरे डंप का बिजनेस यूपी में सीतापुर, बरेली, वहाँ से पूरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप पूरे यूपी के लिए हमारे फादर को मिला। जबकि बिरला कंसर्न में केवल मारवाड़ियों को बिजनेस मिलता था, लेकिन हमारे फादर एक ऐसे थे जो नॉन मारवाड़ी थे, जिनको कि पूरा बिजनेस, उनको जो भी अपॉर्चुनिटी आई वो उनको मिली। बुंदेलखंड भारत की वीर भूमि बेशक है, लेकिन आज़ादी के बाद वीरता के साथ ही विकास और व्यापारिक तरक्की की दरकार में भी इन्हीं मांगों और परिस्थितियों के बीच रामकृष्ण जी ने आर्थिक रूप से कमजोर हालातों के बीच बुंदेलखंड भूमि पर व्यवसाय का साम्राज्य खड़ा किया। कहते हैं कि बिजनेस की दुनिया में कोई लिमिट नहीं होती, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना कमाना चाहते हैं और कितना आगे जाना चाहते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काबिलियत होना चाहिए। आप स्वयं व्यापार में परोक्ष रूप से आजीवन सक्रिय भले ही ना रहे हों, लेकिन आपने बेटों को इस काबिल बनाया कि उन्होंने कीर्तिमान गढ़े और इसमें
आपका परोक्ष योगदान ही उनके लिए मार्गदर्शक बना। कर्मठता आप में कूट कूट कर भरी थी। दशकों से भारत के लोगों के मन की इस धारणा और भ्रम को आपने गलत साबित किया। इसमें नौकरी को ही करियर के लिए सबसे उपयुक्त और सुरक्षित जगह समझा जाता है। आपने नौकरी के प्रति प्रोत्साहन न देकर परिवार को व्यापार की ओर मोड़ा। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवाओं की ओर देकर भी चिराग जलता है। कहते हैं हर काम को करने की बेहतर तरीके हैं और हम पुराने तरीके में फंसे हैं। बस यही सोचकर आपने कुछ नया करने की ठानी और 3 जिलों छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना के लिए सीमेंट एजेंसी का कार्य शुरू किया। बाद में यूपी के 5 जिलों में आपका व्यापार विस्तार हुआ। सफल होने के लिए व्यापारियों को अनुशासन का अभ्यास करना चाहिए। व्यापक शोध करना, अवसरों की पहचान करना, सही व्यापार की स्थापना करना, एक रणनीति तैयार करना आवश्यक है। और आपने इसी सोच के साथ परिवार को वो सब दिया जिसकी बुलंद इमारत आज भी खड़ी है और धैर्य और समय सबसे शक्तिशाली योद्धा है। आपने भी एक योद्धा बनकर समय के साथ चलकर एक व्यापारिक सफलता की इबारत लिख दी। आपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। हम लोग 91 में जब बिरला हॉस्पिटल खुला तब हम लोग यहाँ पर नौगांव से सतना शिफ्ट हुए। उस समय मेरा और इनका दोनों का अपॉइंटमेंट हो गया था बिरला हॉस्पिटल में, लेकिन पापा जी का विज़न था कि उन्होंने कहा कि नहीं, केवल इनको ज्वाइन करने दीजिए और मेरे से बोले कि तुम प्राइवेट प्रैक्टिस करना। उनका कहना था कि यदि दोनों हॉस्पिटल ज्वाइन कर लोगे तो उसके बाद यदि किसी क्षण आपको हॉस्पिटल छोड़ने की इच्छा हो तो आप छोड़ नहीं पाओगे। उसके बाद फिर उन्होंने सतना में एक ऐसी जगह चुनी जहाँ पर कि डॉक्टर्स की आवश्यकता थी, जहाँ वैक्यूम था। तो बिरला हॉस्पिटल से और पुल पार यानी इस पन्ना का एरिया में उस समय इतनी दूरी थी, तो भी सन 91 में मैं वहाँ से यहाँ पर अपना क्लिनिक 4 घंटे के लिए चलाने आती थी। लेकिन वो पापा जी की प्रेरणा ही थी और उनका सहयोग था, पूरा सहयोग था, तभी मैं काम कर पाई। एक पिता का फर्ज पूरा करते हुए आपने जो मार्गदर्शन दिया, उसी के बलबूते आपके बड़े बेटे सुनील अग्रवाल ने ग्वालियर से MBBS कर जबलपुर से MS किया। सतना के बिरला अस्पताल में सेवाएं देते हुए बाद में डॉक्टर सुनील इस क्षेत्र में सक्रिय होकर आज सतना में सार्थक अस्पताल का सफल संचालन कर रहे हैं। नौगांव में आपके पिताजी के कर कमलों से ही शुरू हुआ। बाबू राम प्रसाद अग्रवाल अस्पताल का संचालन आपके पिताजी के छोटे भाई के बेटे प्रदीप अग्रवाल वर्तमान में कर रहे हैं। आपके सबसे छोटे बेटे संजीव अग्रवाल नौगांव की प्रॉपर्टी की देखरेख का कार्य संभालते हैं। रामकृष्ण जी की 3 बेटियां हैं जो कि वर्तमान में दिल्ली में ही निवास करती हैं। आपके दूसरे बेटे संजय अग्रवाल ने सीमेंट व्यवसाय में आपका हाथ बटाया और बिरला कंपनी के साथ सतना सीमेंट का व्यापार किया। तत्पश्चात यूपी के बरेली में इन्होंने लगभग 15 साल तक काम किया। सीमेंट व्यापार के बाद सतना में आपने ही ट्रांसपोर्ट व्यापार की नींव रखी, जिसमें आपके परिवार ने मजबूती से अपने पैर जमाए और इसी को ही अपना मुख्य व्यापार बना लिया। इस क्षेत्र के अलावा कंस्ट्रक्शन, स्कूल प्रॉपर्टी के व्यापार में भी आपने मजबूती से अपने पैर जमाए हुए हैं। सतना में ब्रोंज स्कूल का संचालन आपकी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही जबलपुर में DPS स्कूल का पार्टनरशिप में संचालन किया जा रहा है। सतना पारिवारिक कर्मभूमि भले ही आपके परिवार के लिए हो, लेकिन नौगांव आज भी आपकी सफलता की कहानी कहता है और निरंतर आपके परिजनों की आवाजाही इसकी गवाही देती है। अपने संघर्ष के दिनों से ही परहित और परोपकारपूर्ण जीवन को अपना लक्ष्य बनाए रामकृष्ण जी के सामाजिक और व्यापारिक जीवन तक सब उदारता के कायल रहे। हम लोगों से भी शादी के बाद वो पूछते रहते थे कि मतलब हस्बैंड की तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं है, तो फादर इन लॉ खुद डायरेक्ट पूछते थे। मतलब मुझे संकोच होता था, लेकिन वो जानना चाहते थे कि तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताओ। मतलब शुरू से इतने ही खुले हुए थे और पूरा ऐसा माहौल था कि शाम को चाय के साथ सब बैठ के बातें कर रहे हैं, सभी तरह के सजेशन हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा माहौल मिला मुझे। फिर हम लोग 1 साल बाद सतना शिफ्ट हो गए
तो सतना से भी हर तीज त्यौहार पे, होली, दिवाली और दशहरा और वहाँ भरत मिलाप वगैरह घर पे करवाते थे पापा जी। तो हम लोग बराबर हर साल जाते थे। करीब ये सिलसिला 10-15 साल तक कंटिन्यूसली चलता रहा। को इस उम्र तक उनका हमसफर बनने को बाध्य करता रहा। एक वाकया के मुताबिक जब किसी मीठी फटकार के बाद मन्नी लाल जी 2 दिन ड्यूटी नहीं आए तो उन्होंने जाकर खुद मनाया और वे काम पर वापस आ गए। कुछ साल के बाद 29 अगस्त 2008 को 87 साल की अवस्था में आपने अपने जीवन के लक्ष्य को पा लिया था और कुछ करना बाकी ना था। राजधानी दिल्ली में इलाज के दौरान एक सहज संतोष और शांतिमय वातावरण में आप स्वर्ग सिधार गए। पापा जी की डेथ के बाद हम लोगों को बहुत ही आघात हुआ, हमको, बड़े भैया, पूरी फैमिली को, और थोड़ा सा बिजनेस में भी इफेक्ट आना शुरू हुआ हल्का सा। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि हम लोग लगे रहे और उनके ऊपर से आशीर्वाद रहा, तो सब फिर धीरे धीरे करके सब पूरे व्यवस्थित हो गया। अभी भी हरदम उनकी याद आती रहती है और उनके ही आशीर्वाद सब बढ़िया चल रहा है और ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच में आज भी हैं। ये उनकी बड़ी अनुकंपा है और पूरे परिवार की पूरा खुशहाल है। उनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है, हरदम बना रहता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए है कि उनका इतना हमारे अभी इस नहीं होने पे भी उनका पूरा सहयोग हमारे साथ रहता है। सपने में भी कुछ वो निर्देश देते हैं तो वो हम लोग फॉलो करते हैं, भगवान की से आशीर्वाद देते रहते हैं। उनकी कमी अभी बहुत खलती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी आज हमारे बीच में होते बहुत जल्दी चले गए हम लोग को छोड़ के। और स्पेशली बच्चे भी, मेरा बेटा तो उस समय 3.5 साल का था जब पापा की डेथ हुई। तो मतलब बच्चों को तो वो प्यार मिल ही नहीं पाया जो हम चाह रहे थे कि बच्चे दादाजी के साथ समय बिताते। पर हाँ, अम्मा जी का ज़रूर बच्चों को बहुत याद है कि उनको घुमाने ले जाना, उनको सपोर्ट करना। और घर में पूरा मम्मी पापा का ही होल्ड रहता था। मतलब मेरा बेटा जो है वो बहुत छोटा था, तब भी एक बार स्कूल में टीचर ने कहा कि सर्वशक्ति सम्मान का मीनिंग बताओ। तो उसने सर्वशक्तिमान मुझसे बोला कि सर्वशक्तिमान कौन होता है, तो ताकतवर को बताने लगा। तो मैंने कहा नहीं, ताकतवर से नहीं होता है। तो मैंने कहा जिसकी घर में चलती है, जिसकी कहीं पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो होता है सर्वशक्तिमान। तो लक्ष्य बोला कि जैसे अम्मा है। मैंने कहा हाँ, जैसे अम्मा है, क्योंकि स्ट्रेंथ वो होती है जब जहाँ जिसकी बात मानी जाए, चले, खाली बोलने चलाने या शारीरिक बल से नहीं होती है। तो बच्चों को भी मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा याद आती है। उनको बहुत, उनकी वर्थ थी एक जो घर में, वो हमेशा हमें कमी खलती रहेगी। पिताजी के जाने के बाद मैंने पिताजी के जाने के बाद पिताजी ने मुझे दायित्व सौंपा था कि परिवार के सभी लोगों को मिला के रखना, माताजी का ध्यान रखना, परिवार के सभी भाई बहनों को जो हो सके हमारे जाने के बाद, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था, उनका पूरा ध्यान रखना। ऐसा मैंने करने की कोशिश भी की और उनके आशीर्वाद से आज हम सब मिलजुल के रह रहे हैं। हमारे यहाँ सभी लोग सुखी हैं, यही उनका आशीर्वाद हमारे प्रति है। लेकिन पापा के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत अच्छी तरह से घर में और अपने वर्किंग में सामंजस्य स्थापित कर पाए। और भगवान की कृपा से और पापा जी के आशीर्वाद से आज हमारा पूरा परिवार एक संगठित परिवार के रूप में जाना जाता है और हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से अपने अपने फील्ड में स्थापित हो पाए हैं। कहते हैं संयम और परिश्रम मनुष्य के 2 सर्वोत्तम चिकित्सक हैं। बस इसी मंत्र के साथ आप छोड़ गए कर्मठता, लगनशीलता और राष्ट्रवाद की कहानी, जो हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। आप नहीं आओगे मुझे मालूम है, पर आपकी यादें, इन्हें कौन रोक सकता है। और जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास कुछ और नहीं, वो सिर्फ उन मुट्ठी भर लोगों की कहानी है जिन्हें खुद पर यकीन था। और रामकृष्ण अग्रवाल ऐसे ही व्यक्तित्व की पहचान थे। आपने परिवार को इतना कुछ दिया
कि आपकी आंखों से देखे सपने आज धरातल पर साकार हो सके। आपको भुला पाना सहज नहीं, लेकिन हम सबके जीवन की कहानी कितनी भी लंबी हो, लेकिन इस कहानी का सारांश हमेशा आप ही रहोगे। अच्छे लोग दिलों में इस तरह उतर जाते हैं कि मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। आज भी वो हर पल याद है, लगता है जैसे कि कल ही की बात है।